कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले हेवन जन्नत की पावर्स शक्तियाँ कम होने लगी थी। तो ये सब देखकर वहाँ के डीमंस ने गॉड्स पर हमला कर दिया। उनमें बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें बहुत सारे गॉड डीमंस मारे गए। मगर कुछ सालों के बाद हेवन की शक्तियाँ दोबारा से वापस आने लगी। ये देखकर वहाँ के गॉड और डीमंस ने शांति बनाने का फैसला किया कि पहले ही वहाँ पर बहुत सारी जानें जा चुकी थी। जिसके बाद वो एक गुफा में चले गए जिसको वो गोल्ड सनसेट केव कहा करते थे, जो असल में एक स्कूल की तरह था। वहाँ पर मास्टर बच्चों को ट्रेन किया करते थे, उनको सिखाते थे जो आगे जाकर गॉड बने। इसी तरह बहुत से साल गुजर गए थे। हम एक फ्लाइंग बोट उड़ने वाली कश्ती में एयरलैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। इसका असल में नाम यांग जियान था, जो पहले एक गॉड हुआ करता था, मगर कुछ गलतियों की वजह से उसने अपनी सारी ताकतों को खो दिया था। अब वो सिर्फ एक मामूली बाउंटी हंटर का काम किया करता था। बाउंटी हंटर मतलब वो ऐसे लोगों को पकड़ता था जो जुर्म करते थे कोई भी गलत काम। उसकी कश्ती में उसका नौकर उसको बताता है कि बहुत जल्दी हमारी कश्ती में गैस खत्म होने वाली है। उसी वक्त उनके फोन की बेल बजती है और उन्हें बाउंटी हंटर का काम मिलता है। उनको एक ऐसे इंसान को पकड़ना था जो मार्केट में कीमती खजाना चोरी कर बेचा करता था। उसका नौकर उस काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो काम उसी जगह का था जहाँ पर वो बहुत जल्दी पहुँचने वाले थे। मगर उस इंसान को पकड़ने के लिए उन्हें सिर्फ 20 सोने के सिक्के देने का कहा गया था। वो बहुत कम थे, पर अभी उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए एयरलैंग इस बात को मान लेता है। वो अपनी उस बड़ी सी हवाई कश्ती में से एक छोटी कश्ती को निकालता है और खुद अकेला बैठकर उस शहर के लिए निकल जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही वो उस इंसान के बारे में पता करने लगता है और बहुत जल्दी उसको पता भी चल जाता है। को पता चलता है कि वो इंसान रात को एक ही गली में आया जाया करता था। इसीलिए एयरलैंग अब उस गली में जाकर बैठ जाता है। वो अपने वहाँ पर गार्ड के साथ आता है जहाँ पर एयरलैंग भी खड़ा था। वो एयरलैंग से पूछता है क्या तुम भी यहाँ पर कोई कीमती खजाना लेने आए हो? एयरलैंग उसको मना कर देता है, कहता है नहीं, और उसको बाउंटी हंटर का नोटिस दिखाता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये देखकर वो इंसान एयरलैंग पर अपने गार्ड से कहता है कि इस पर हमला कर दो। वो एक डेमन गार्ड था जो अपनी बहुत बड़ी कुल्हाड़ी से एयरलैंग पर हमला कर देता है, पर एयरलैंग कुंग-फू जानता था और वो इसी की महारत से उस गार्ड से बच जाता है। वो इंसान ये देखकर अपनी उड़ने वाली कश्ती में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। एयरलैंग भी उसका पीछा कर रहा था, मगर रास्ते में एयरलैंग का फ्यूल खत्म हो गया था। अब उसको ऐसा लगता है कि वो उस इंसान को नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन बहुत जल्दी एयरलैंग के नौकर आकर उस इंसान को पकड़ लेते हैं जो अपनी बड़ी सी उड़ने वाली शिप में आए थे। एयरलैंग कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उसका नौकर बताता है कि आपके डॉग ने आपको सूंघकर आपकी जगह का पता लगा लिया था। वहाँ पर एयरलैंग की डॉग आ जाती है जो इंसानी शक्ल भी ले सकती थी और एयरलैंग को भी बहुत पसंद करती थी। अब वो आदमी जिसको एयरलैंग ने पकड़ा था वो कहता है देखो मुझे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 100 सिक्के दूंगा। मगर एयरलैंग उसकी कोई बात नहीं मानता और उसको हेवन की जेल में दे देता है, जिसके बदले उसको 20 सिक्के मिल चुके थे क्योंकि एयरलैंग अपने काम में बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करता था। इसके बाद एयरलैंग जब अपनी शिप में जाता है तो उसके नौकर उसको बताते हैं कि आपसे मिलने कोई आया है। एयरलैंग जब उससे मिलता है तो वो एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की एयरलैंग को अपना नाम वैन लू बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम एक आदमी को पकड़ो, तो मेरी बहन का एक कीमती चिराग चुरा कर भाग गया है। इस काम के बदले एयरलैंग को बहुत सारे कीमती पत्थर भी देती है, पर एयरलैंग इस बात पर तवज्जो नहीं देता। वैन लू बताती है कि मेरी बहन अचानक से गायब हो गई और उसने अपने कमरे में सिर्फ वही कीमती चिराग छोड़ा था, मगर उसको एक छोटा लड़का चुरा कर भाग गया। एयरलैंग जब उस लड़के का नाम पूछता है, वैन लू बताती है कि उस छोटे लड़के का नाम चैन जियांग है। एयरलैंग जब ये नाम सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने पहले ही इस नाम को कहीं पर सुना है। वो लड़की वैन लू जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी पता चले, अपनी जगह का पता बताकर कहती है कि मुझे इस जगह पर आकर सब कुछ बता देना। अब जब वो लड़की जा रही थी तो एयरलैंग का नौकर देखकर उसको कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अमीर और खूबसूरत लग रही है, तो ये हम जैसे बाउंटी हंटर से मदद मांगने क्यों आई थी, जबकि हमने तो कभी इतने बड़े बड़े काम भी नहीं किए। ये सुनकर तो एयरलैंग भी सोचने लगा था। दूसरी तरफ हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर सभी उड़ने वाली कश्तियों में फ्यूल भरा जाता था। वहाँ पर वही छोटा लड़का चैन भी था जो अपने कुछ आदमियों को वहाँ पर लेकर आया था और ये कह रहा था कि हम इस गैस स्टेशन को लूट लेंगे। ये सुनकर वो वहाँ पर सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाने लगते हैं और चैन का एक आदमी कैशियर से जाकर सारे पैसे ले लेता है। यहाँ पर सबसे बचकर चैन वहाँ पर अंडरग्राउंड एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा डीमन एक खास लिक्विड की मदद से ये गैस बना रहा था। चैन अपने चाकू की मदद से उस डीमन मॉन्स्टर को मार देता है
और अपने पास उस खास किस्म के लिक्विड को रख लेता है। वहाँ पर चैन ने छोटे छोटे डीमंस को भी आजाद करवा दिया था। वहाँ पर अब बहुत बड़ी जंग हो गई थी। सबका ध्यान जब इधर उधर था तभी चैन वहाँ से एक उड़ने वाली कश्ती में बैठकर वहाँ से भाग गया था। उधर दूसरी तरफ एयरलैंग अपने साथियों के साथ एक टेलीपोर्टेशन पोर्ट पर था, जहाँ पर सभी इंसान आकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब वो अपने सभी साथियों के साथ एक दूसरी जगह पर पहुंच गया था और अकेले ही उस जगह पर आकर वहां के कसीनो में चला जाता है, क्योंकि वहां पर एयरलैंग का एक जासूस आदमी काम किया करता था जो उसको वहां की सारी खबरें देता था। वो वहां पर जाकर उस आदमी से चैन जियांग के बारे में पूछता है, जो सुनकर वो आदमी डर जाता है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछते फिर रहे थे। वो कहता है कि उसके बारे में तो और भी बहुत सारे लोग पूछते फिर रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और उनकी तरफ इशारा करके वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर एक मंकी बंदर अपने गार्ड के साथ आ गया था, जो असल में पहले एक क्रिमिनल था, मतलब वो बहुत से गलत काम किया करता था। जब एयरलैंग गार्ड था तो उसने इस मंकी को जेल में बंद करवा दिया था। वो मंकी बंदर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है पहले तुम कितने अच्छे गार्ड थे ना, अपनी थर्ड आई तीसरी आंख की मदद से पहाड़ को भी चीर देते थे, और अब तो तुम एक मामूली से बाउंटी हंटर बनकर रह गए हो। वो बंदर वहाँ पर सबको बताता है कि ये बंदा जो बैठा है पहले एक महान गॉड हुआ करता था, पर अब ये मामूली सा बाउंटी हंटर है। सब लोग पूछते हैं कि इसकी ताकतें फिर कहाँ पर गई, तो वो वहाँ पर सब लोगों को बताता है कि 12 साल पहले इसकी बहन ने गॉड होने के बावजूद एक इंसान से शादी कर ली थी जो हेवन जन्नत के असूलों के खिलाफ था, जिसके बाद एयरलैंग ने अपनी बहन को एक पहाड़ में कैद कर दिया था। इसकी बहन ने कैद होने से पहले इस पर एक जादुई चिराग से बहुत बड़ा हमला किया, जिससे इसकी तीसरी आंख बिल्कुल खत्म हो गई, जिससे इस बेचारे की सारी ताकतें खत्म हो गई। अब वो बंदर वहाँ पर अपने गार्ड से एयरलैंग पर हमला करवाने वाला था, क्योंकि एयरलैंग जब गार्ड था तो उसने इस बंदर को बहुत तंग किया था। तभी वहाँ पर दो ताकतवर भाई आ जाते हैं जो चैन जियांग को ही ढूंढ रहे थे। वो पैसे के लिए काम किया करते थे और चैन जियांग को भी ढूंढने के लिए उन्हें किसी ने पैसे दिए थे। वो वहाँ पर से उस बंदर और उसके गार्ड को डराकर भगा देते हैं, जिसके बाद वो एयरलैंग के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अभी हमने सुना कि तुम चैन जियांग के बारे में बात कर रहे थे। वो कहता है हाँ, पर वो दो ताकतवर भाई कहते हैं कि उस लड़के को तो हम भी ढूंढ रहे हैं, तुम इन सब में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। पर एयरलैंग उनकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ कसीनो से बाहर चला जाता है। जब बाहर आता है तो वो चैन को देखता है जो अपने ही आदमियों से बचकर भाग रहा था, इसीलिए अब उसकी आदमियों ने चैन को घेर लिया था। चैन का लीडर उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से उस गैस स्टेशन पर हमारे बहुत सारे आदमी मारे गए और मैंने सुना है तुमने वहाँ से एक खास किस्म का लिक्विड चुराया है, देखो तुम वो मुझे दे दो वरना हम लोग तुम्हें मार देंगे। एंड ये सुनकर कहता है कि आपको इन सब के बारे में किसने बताया। तभी वहाँ पर वही बंदर अपने डीमन मॉन्की गार्ड के साथ आ गया था, जो कहता है कि हाँ मैंने बताया है इन सबको, क्योंकि वो बंदर उस दिन गैस स्टेशन पर ही था और उसने चैन को वो खास किस्म का लिक्विड चुराते हुए देख लिया था। जिसके बाद चैन अपना चाकू निकालकर उन सबसे लड़ने वाला था। वो तभी वहाँ पर एयरलैंग को देखता है और उसको वो जादुई लिक्विड पकड़ाकर अपने साथियों से लड़ने लगता है, पर उसके साथी अब एयरलैंग पर भी हमला करने वाले थे। एयरलैंग कहता है अरे रुक जाओ, मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, मगर फिर भी वो उस पर हमला कर रहे थे। वो बंदर भी वहाँ से डरकर भाग गया था जिसने सब कुछ इनको बताया था। चैन वहाँ पर अपने सभी साथियों से मुकाबला करता है और आखिर में अपने लीडर को मार देता है। वहाँ पर एयरलैंग उससे कहता है तुम्हें अपने लीडर को नहीं मारना चाहिए था, जो सुनकर चैन कहता है अगर मैं इन्हें ना मारता तो ये आगे जाकर मेरा इससे भी बुरा हाल करते। जिसके बाद वो उससे अपना जादुई लिक्विड मांगता है। एयरलैंग भी उसको वो लिक्विड दे देता है। एयरलैंग जान चुका था कि यही लड़का चैन जियांग है। वो कहता है तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वहाँ पर अचानक से जब एयरलैंग का ध्यान भटकता है तो चैन तो वहाँ से भाग गया था। वहाँ पर अब वही दो ताकतवर भाई भी आ गए थे, जो लीडर के जिस्म पर जब निशान देखते हैं तो वो समझ गए थे कि इनको चैन ने मारा है, क्योंकि उनके जिस्म पर चैन के चाकू के निशान थे। वो इस बारे में एयरलैंग से पूछते हैं। एयरलैंग कहता है वो तो यहाँ से भाग गया, पर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। वो दोनों ताकतवर भाई कहते हैं ये बात तो जाकर तुम अपने मास्टर से पूछो, चैन भी उन्हीं का स्टूडेंट है। ये सुनकर तो एयरलैंग हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में एयरलैंग भी कुछ नहीं जानता था। अगले दिन एयरलैंग अपने स्कूल आ जाता है, जहाँ पर उसके मास्टर थे जो सभी बच्चों को गॉड बनने की ट्रेनिंग दिया करते थे। जब वो अपने मास्टर से मिलता है तो उसके मास्टर एयरलैंग से बातें करने लगते हैं। हमें मास्टर की बातों से यहाँ पर पता चलता है कि 12 सालों पहले एयरलैंग ने अपनी बहन के साथ किसी और चीज को भी पहाड़ों में कैद किया था। वो घर आजाद हो गई
जैसे कई सालों पहले हेवन जन्नत की शक्तियाँ पावर्स जा चुकी थी, इसी तरह अब भी हो सकता था, जिससे डीमन और गॉड्स में फिर से लड़ाई शुरू हो सकती थी। मास्टर एयरलैंग से यहाँ पर और भी बातें करते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारी तीसरी आँख ठीक हो चुकी है। एयरलैंग कहता है नहीं। मास्टर कहते हैं क्या पता कोई ऐसी जादुई शक्ति हो जो तुम्हारी तीसरी आँख को खोल सके। एयरलैंग अपने मास्टर से जब चैन का पूछता है तो वहाँ पर मास्टर का नौकर उसको बताता है कि चैन तुम्हारी बहन का बेटा है जिसको यहाँ तुम ही लाए थे। ये सुनकर तो एयरलैंग बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसने तो चैन को कभी देखा भी नहीं था। मास्टर कहते हैं ये बात तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये हादसा 12 साल पहले का है जब चैन बहुत छोटा था, ये कह लो कुछ महीनों का, जब तुम यहाँ पर उसे लाए थे और मैंने भी उसको यहाँ इस स्कूल में रख लिया था, पर मैं नहीं जानता था कि वो अपने एक सीनियर स्टूडेंट को मार देगा और एक कातिल बन जाएगा। मास्टर अब उस स्टूडेंट की लाश दिखाने के लिए एयरलैंग को अपने नौकर के साथ भेजते हैं, जहाँ उस जगह पहुँचने के बाद एयरलैंग उस स्टूडेंट के जिस्म पर अजीब सा निशान देखता है। साथ ही उसको नौकर की बातों से ये भी पता चलता है कि चैन एक आदमी से जाकर मिल चुका है जो पहले एक गॉड हुआ करता था। वो यहाँ पर कुछ असूलों के खिलाफ था, इसीलिए मास्टर ने उसको यहाँ इस स्कूल से निकाल दिया। वो नौकर एयरलैंग को ये भी बताता है कि चैन जाते हुए इस स्टूडेंट का एक जादुई चिराग भी चुरा कर भाग गया, मगर यहाँ पर एयरलैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उस खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम वेनलू था उसने तो कहा था कि वो जादुई चिराग उसकी बहन का है। उधर दूसरी तरफ हम उस गॉड को देखते हैं जिसको हेवन से निकाल दिया गया था। उसके पास चैन आता है और बताता है कि मैंने वो खास किस्म का लिक्विड चुरा लिया है। अब वो गॉड उसको कहता है कि तुम्हें अब उस चिराग को ढूंढना होगा, उसके हिस्सों को, जिसके बाद तुम उसको पूरा कर सकते हो। चैन उस गॉड को ये भी बताता है कि कल रात में एक आदमी से मिला था जिसका नाम एयरलैंग था। वो पुराना गॉड इसको बताता है वो आदमी असल में तुम्हारी मॉम का भाई है और वही इंसान है जिसने तुम्हारी मॉम को उन पहाड़ों में कैद किया था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो गॉड उसको ये भी बताता है कि उसने तुम्हारी मॉम के वो जादुई चिराग को तोड़कर अलग अलग हिस्से कर दूर कहीं फेंक दिया था और अगर तुम उसके सभी हिस्सों को जोड़ दोगे तो तुम उसकी मदद से अपनी मॉम को आजाद करवा सकते हो। वो गॉड चैन को ये भी बताता है कि हेवन का मास्टर बहुत ज्यादा खराब इंसान है, खुद तो अच्छाई और इंसानियत की बात करता है पर इन असूलों पर अमल नहीं करता और मैं उससे बदला लेकर रहूंगा क्योंकि उसने मुझे उस हेवन के स्कूल से निकाल दिया था। यहाँ पर चैन उससे पूछता है कि एयरलैंग मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है। वो बताता है कि उस लैंप तुम्हारी मॉम का कोई जिस्म का हिस्सा या फिर खून ही चला सकता है और तुम्हारे अंदर भी तो उसकी बहन का खून है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एयरलैंग वेनलो से मिलने जाता है जो सबके सामने एक जगह पर डांस कर रही थी क्योंकि वो एक डांसर थी। जिसके बाद वो अब वेनलो से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो जादुई चिराग तुम्हारी बहन का है पर वो तो असल में मेरे स्कूल के एक स्टूडेंट का है। वेनलो से कहती है कि तुम्हें कुछ बातों का ना पता चले तो ही अच्छा है और अपनी एक जादुई शीशे में उसको ख्यालों की दुनिया में फंसा देती है। उन ख्यालों में एयरलैंग अपनी मॉम को देखता है जो उसे कह रही थी कि बेटा उस पहाड़ में से अपनी बहन को आजाद कर दो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एयरलैंग ने पहले भी उस पहाड़ को खोला था। जब उसको होश आता है तो वहाँ से वेनलू जा चुकी थी और उसके लिए एक कागज पर जहाँ पर चैन रहा करता था उसका पता लिख कर गई थी। अब उसी की मदद से एयरलैंग वहाँ तक पहुँच जाता है। वो वहाँ पर एक छोटी सी टूटी हुई कश्ती में चैन को देखता है जो उस जादुई चिराग को ढूंढने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर आकर एयरलैंग उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल में उस स्टूडेंट को नहीं मारना चाहिए था। चैन कहता है कि तुम्हें उस स्टूडेंट की बड़ी फिक्र है, तुमने कभी भी मेरे बारे में तो आकर नहीं पूछा। वो स्टूडेंट मुझे रोजाना मारता था, मुझे खाना भी नहीं खाने देता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। तभी वहाँ पर वही दो ताकतवर भाई आ जाते हैं जो चैन को ढूंढ रहे थे। वो यहाँ पर चैन को गिरफ्तार करने आए थे। एयरलैंग जब उनको देखता है तो चैन को यहाँ से भागने का कहता है, मगर तभी वहाँ पर वो कागज पर बना हुआ लाइट हाउस का नक्शा देखता है जिससे उसे पता चल चुका था कि चैन यहाँ से उस जादुई चिराग को ढूंढने वाला है। अब वहीं पर वो ताकतवर भाई आकर एयरलैंग से कहते हैं कि हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमारे काम के अंदर मत आओ वरना अच्छा नहीं होगा, और तुम फिर भी बाज नहीं आए, तुम यहाँ पर भी आ गए। मगर एयरलैंग कहता है मैं तो अपना काम करूँगा। जिसके बाद उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आ गया था। वो अपने दोनों जादुई हथियार निकाल लेते हैं जिनमें से एक उनके पास एक जादुई छतरी थी और एक जादुई गिटार जिसको बचाने से वो एयरलैंग पर हमला कर रहे थे। एयरलैंग उनसे बचने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी जादुई सीटी भी बचाता है जिसकी मदद से वो उनके वार से बच रहा था। तभी वहाँ पर उन दोनों भाइयों का एक तीसरा भाई भी आ जाता है जिसके पास एक जानवर था और वो उस जानवर की मदद से एयरलैंग को पकड़ लेते हैं और उसको हेवन के जेल में डाल दिया जाता है ये कहकर कि उसने एक खूनी के भागने में मदद की है।
वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि एयरलैंग दोबारा उनके काम में ना आए। एयरलैंग वहाँ पर उसी आदमी को भी देखता है जो कीमती खजाना चुराया करता था और उसको मार्केट में बेचा करता था, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आराम से लेट जाता है। पर तभी वहाँ पर उसके नौकर आकर उस जेल पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद एयरलैंग और वो आदमी दोनों वहाँ के गार्ड्स को चकमा देकर भाग गए थे और अपनी बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ जेल का गार्ड जो कि एक ड्रैगन था, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी कोशिशों से वहाँ से भाग गए थे। उधर दूसरी तरफ हम चैन और उसी पुराने गार्ड को देखते हैं जो अपने टाइगर के साथ था। वो लाइट हाउस की तरफ आ गए थे, जिसके बारे में उन्हें पता चला था कि जादुई चिराग वहीं पर है। उन तीनों भाइयों का एक चौथा भाई चैन का इंतजार कर रहा था। वो चारों भाई ये नहीं चाहते थे कि चैन उस चिराग के हिस्सों को जोड़कर उसे जलाकर उस पहाड़ के गेट को खोलकर अपनी मॉम को आजाद करवाए। पुराना गॉड उस चौथे भाई से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसकी ताकतों के आगे उस गॉड की ताकत बहुत कम थी। चैन वहाँ पर चुपके से उस चिराग को हासिल करने की कोशिश करता है, पर वो चौथा भाई अपनी ताकतवर आत्मा का साया बाहर निकाल लेता है जो उसको उस चिराग तक पहुंचने नहीं दे रहा था। वहीं पर वो गॉड भी अपनी जादुई आत्मा बाहर निकालता है। अब ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इस लड़ाई में गॉड और टाइगर दोनों जख्मी हो गए थे। वहाँ पर चैन भी अपने जिस्म से वही जादुई आत्मा बाहर निकालता है। वो उन भाइयों का चौथा भाई देखकर ये हैरान हो गया था कि इतनी सी उम्र में चैन अपनी जादुई आत्मा कैसे बाहर निकाल सकता था। गॉड ने उस आदमी को मार दिया था, जिसके बाद चैन वहाँ से वो जादुई चिराग ले लेता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी तलवारें उन पर हमला कर रही थी। चैन के हाथ पर जो धागा बंधा हुआ था उससे वो जादुई चिराग जलने लगता है और उन तलवारों को दूर फेंकता है जो चैन पर हमला करने आ रही थी, मगर वो तलवारें दोबारा से चैन की तरफ बढ़ रही थी। इस बार गॉड अपनी सारी ताकतों से उन तलवारों को रोकने की कोशिश कर रहा था और चैन को वहाँ से भगा देता है। वहाँ पर वो तीनों ताकतवर भाई भी आ चुके थे। उनके साथ एक और बंदा था जो इन सभी जादुई तलवारों को कंट्रोल में कर रहा था और उस इंसान ने ही इन तीनों भाइयों को चैन के पीछे लगाया था। अब ये कौन था, इस बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। वो उन तलवारों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी जादुई तलवार बना लेता है और उस तलवार से उस गॉड पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो चारों भाई वहाँ से चले गए थे। उसका टाइगर अपनी सारी ताकतों से अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पर उस वक्त कोई और भी आता है और उन दोनों को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। उस वक्त वहाँ पर एयरलैंग भी पहुँच चुका था, जो उस गॉड से चैन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि चैन यहाँ से जा चुका है। एयरलैंग उस गॉड के जिस्म पर अजीब से निशान देखता है। वो जब उस निशानों के बारे में उससे पूछता है तो इससे पहले गॉड उसको कुछ बताता, वो और उसका टाइगर दोनों मर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। उधर दूसरी तरफ वो आदमी जो कीमती खजाना चुराकर बेचा करता था, वो एयरलैंग और उसके साथियों को एक खुफिया टेलीपोर्टेशन तक लेकर आता है। एयरलैंग को यहाँ से कहीं जाना था, मगर वो उस टेलीपोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब वो आदमी जो कीमती खजाना चुराया करता था, वो उन कीमती पत्थरों को लेकर जो एयरलैंग के पास थे, जो उसको वेनलू ने दिए थे, वो आदमी वहाँ की गार्ड को वो कीमती पत्थर दे देता है, जिसके बाद वो उस रास्ते को खोल देता है, जिसकी मदद से एयरलैंग अब दूसरी दुनिया में पहुँच गया था। एयरलैंग टेलीपोर्ट की मदद से जिस जगह पर आया था वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहीं पर दूर एक घर में उसको रोशनी नजर आती है और वो उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर वेनलू थी। चैन भी वहाँ पर वेनलू के पास उस जादुई चिराग के सभी हिस्सों को ले आया था, जिससे वो उन सभी हिस्सों को जोड़ देती है और उससे एक अजीब सी रोशनी बाहर आती है। और जब वो ये सब काम कर रही थी तभी वो एयरलैंग को आवाज लगाती है। उसको पता चल चुका था कि एयरलैंग छुप कर उनकी सभी बातों को सुन रहा था। एयरलैंग यहाँ पर चैन को सारी कहानी सुनाता है। कहता है, तुम्हारी मॉम यानी कि मेरी बहन ने एक फिनिक्स स्पिरिट उड़ने वाली रूह को एक पहाड़ में कैद कर दिया था, जो बहुत ताकतवर थी और उसी की वजह से कई सालों पहले हेवन से ताकतें खत्म हो गई, जिससे गॉड्स और डीमंस में लड़ाई हुई और उस उड़ने वाली आत्मा को कैद करने के लिए चैन तुम्हारी माँ खुद उस पहाड़ में कूद गई और मुझको उसका गेट बंद करने का कहा। इसी वजह से तीसरी आंख की मदद से जब उसको बंद किया और मैंने भी अपनी सारी ताकतों को खो दिया और मैं जानता था कि मेरी बहन का एक बेटा भी है, मैंने उसको अपने स्कूल के मास्टर के हवाले कर दिया। चैन कहता है कि अगर ये सब कुछ सच है तो तुम मुझसे कभी क्यों नहीं मिले। वो कहता है कि मास्टर ने मुझे मना किया था कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं तुमसे नहीं मिल सकता। चैन यहाँ पर वेनलू से कहता है, आंट क्या ये सब कुछ सच है? ये सुनकर एयरलैंग हैरान हो जाता है। अब वेनलू बताती है कि हाँ, मैं तुम्हारी बहन की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और उन दोनों को सच्चाई बताने के लिए एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर से पहाड़ नजर आता था, जिसमें वो उड़ने वाला फिनिक्स परिंदा और चैन की मॉम की आत्मा कैद थी। वेनलू बताती है कि उस फिनिक्स को
सिर्फ तुम्हारे मास्टर ने कैद किया हुआ है। ये सब झूठ है कि उससे हेवन को ताकत मिलती है, पर असल ताकत तो वो मास्टर लेता है और इसीलिए उसने उस फिनिक्स को कैद किया हुआ है। एयरलाइन कहता है नहीं, ये झूठ है और तुम तो जानती हो कि कई सालों पहले हेवन की ताकतें, पावर्स इसी वजह से चली गई थी। वो ये भी बताती है कि उसके पीछे सिर्फ तुम्हारे मास्टर का हाथ है और वही है उस फिनिक्स उस परिंदे की आत्मा को आजाद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ताकतें मिलती हैं। एयरलाइन जब ये सुनता है तो उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। कहता है कि इन सब बातों का मैं अपने मास्टर के पास ही जाकर पता करूंगा। वो चैन को भी अपने साथ ले जाने का कहता है, पर वेनलू चैन को मना कर देती है और कहती है नहीं, तुम इसको अपने मास्टर के पास नहीं लेकर जाओगे, क्योंकि वेनलू तो सिर्फ उस पहाड़ का गेट खुलवाना चाहती थी जिसमें चैन की मॉम कैद थी। जब वो चैन को ले जाने से मना करती है तो एयरलाइन कहता है कि मुझे शक है कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। तभी वेनलू अपने जादुई धागे से उस पर हमला करती है और उसको जाने से रोकती है। अब यहाँ पर एयरलाइन को पता चल चुका था। वो उसको कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं जान चुका हूँ कि उस गॉड और उसके टाइगर को भी तुम्ही ने मारा था। जब चैन ये सुनता है तो हैरान हो जाता है। वेनलू से कहता है उन दोनों को क्यों मारा, और अगर तुमने मेरे सीनियर को भी मारा था तो उसका इल्जाम मेरे ऊपर क्यों आया। वो बताती है कि कई सालों पहले उस गॉड को मास्टर ने हेवन से बाहर निकाल दिया था और तभी तुम्हारी मॉम भी उस पहाड़ में कैद हो गई, जिसके बाद वो मुझसे मिला और हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम तुम्हें ढूंढकर तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुम ही थे उस जादुई चिराग को जला सकते थे। वेनलू बताती है जब मुझे पता चला कि तुम्हें एक स्टूडेंट तंग करता है और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उस सीनियर स्टूडेंट को अपने जादू से कोमा में डाल दिया। सबको यही लगा कि वो मर गया है, जिसके बाद वो गॉड तुमसे मिला जिसने तुम्हें बताया कि कैसे तुम उस जादुई चिराग को ला सकते हो। पर जब तुम उसको लेने गए तो उन 3 ताकतवर भाइयों ने वहाँ पर हमला कर दिया और तभी वहाँ पर मास्टर ने भी उस गॉड पर हमला किया था। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था और मैंने ही उसे मारा था ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। ये सब सुनकर एयरलाइन उस पर हमला करने लगता है और कहता है ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही चैन वहाँ पर उस जादुई चिराग से अपने जिस्म में से अपनी जादुई आत्मा बाहर निकालता है, पर वो उसको ज्यादा देर नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। वेनलू भी वहाँ से भाग जाती है। जब चैन को होश आता है तो उसके हाथ पर वो धागा नहीं था जो उसने बांधा हुआ था। एयरलाइन उसको वो धागा दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारी मॉम ने अपने बालों से बनाया था, और ये भी कहता है कि चलो हम पहाड़ों की तरफ खुद ही चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर सच क्या है, कौन सच बोल रहा है। चैन भी एयरलाइन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। दोनों अब पैदल ही सफर करते हैं। चैन एयरलाइन के साथ चलते हुए उसका कुंग-फू भी सीख चुका था। ये दोनों अब चैन की मॉम के घर पहुँच गए थे, जहाँ पर चैन के सभी खिलौने थे। जब वो उनको देखता है तो थोड़ा सा उदास हो गया था। उधर ही एयरलाइन अपने हाथ से एक खुफिया दरवाजा खोलता है। एयरलाइन उस दरवाजे से चैन को उस पहाड़ की तरफ लेकर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम कैद थी। वहीं पर उसकी कुल्हाड़ी भी थी जिसकी मदद से उसने सालों पहले फिनिक्स को कैद किया था। वो देखता है कि उस फिनिक्स के पर बाहर निकल रहे थे। अब एयरलाइन को वेनलू की बातों पर यकीन होने लगा था, जिसने उसे बताया था कि फिनिक्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आजाद हो जाएगा। वहीं पर दूर बैठा वो किसी को देखता भी है। जब पास जाकर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो वेनलू थी जिसको किसी ने कैद किया हुआ था। जब ये उसके पास जाकर उसको छुड़वाने की कोशिश करता है तो वेनलू कहती है नहीं मत आओ, मेरे पास एक जाल है हमें फंसाने का। लेकिन बहुत देर हो जाती है। एयरलाइन एक जाल में फंस चुका था। वहीं पर तीनों ताकतवर भाई भी आ गए थे जो वहीं पर छुपे हुए थे। उन्होंने चैन को पकड़ लिया था। यहाँ पर पता चलता है एयरलाइन जब बहुत छोटा था तो वो फिनिक्स किसी और पहाड़ में कैद था। उस वक्त भी वो फिनिक्स बाहर आना चाहता था, मगर एयरलाइन की मॉम ने उसकी बहन की तरह ही खुद की कुर्बानी दे दी और उस पहाड़ में जाकर खुद को कैद कर लिया। अब यहाँ पर हमें वो आदमी भी दिखाया जाता है जिसके बारे में वेनलू ने बताया था, यानी कि मास्टर ही इन सब के पीछे था। जादुई घेरे में कैद एयरलाइन उससे पूछता है कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों कैद किया है? यहाँ पर तो कोई भी बहुत जल्दी राख बन सकता है। मास्टर एयरलाइन को बताते हैं कि तुमने ही बहुत सालों पहले अपनी मॉम को आजाद करवाने के लिए इसी जादुई चिराग की मदद से उस फिनिक्स को आजाद कर दिया था, जिसके बाद तबाही आ गई। गॉड्स और डीमंस में लड़ाई हुई और इसी वजह से हेवन की सारी ताकतें चली गई थी। फिर जब दोबारा तुम्हारी बहन ने उस पहाड़ में कूदकर खुद को फिनिक्स के साथ कैद किया, जिसके बाद दोबारा से हेवन की ताकतें आई। और अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन का बेटा दोबारा से अपनी मॉम को आजाद करवाने के लिए इस फिनिक्स को आजाद कर दे और दोबारा से हेवन की ताकतें चली जाएं। वेनलू जब ये सुनती है तो कहती है कि तुम्हें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। तुम हर बारी एयरलाइन की फैमिली में से एक औरत को इस फिनिक्स के साथ कैद कर देते हो और तुम जानते हो कि ये फिनिक्स
किसी न किसी दिन खुद आजाद हो जाएगा। पर वो मास्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता। वेनलू और चैन को भी एयरलैंग के साथ कैद कर देता है। वहाँ पर जो 3 ताकतवर भाई थे वो भी उन पर हमला कर रहे थे, मगर उनके हमले को रोकने के लिए चैन अब उस जादुई चिराग से एक शील्ड बना लेता है। उसका साथ एयरलैंग और वेनलू भी दे रहे थे। तभी वहाँ पर उस फिनिक्स का पर आकर इस जादुई घेरे में एक कट लगा देता है। ये सब आजाद हो गए थे। एयरलैंग जब ये देखता है कि ये फिनिक्स कितना ज्यादा ताकतवर है तो वो जाकर इसके पर को पकड़ लेता है और इसकी ताकत से अपनी तीसरी आंख को भी खोल लेता है। एयरलैंग दोबारा से गॉड बन गया था। वो अपने मास्टर से कहता है कि मैं बिला वजह आपको लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। एयरलैंग जो अब गॉड बन चुका था वो अपनी ताकत से अपनी जादुई आत्मा को बाहर निकालता है और वहाँ पर तीनों ताकतवर भाइयों पर हमला कर देता है। वो सभी भी अपनी जादुई आत्मा बाहर निकाल लेते हैं। इससे एयरलैंग जख्मी हो गया था। वो दूर जाकर गिरता है, मगर अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। वो अपनी तीसरी आंख की मदद से अपनी जादुई कुल्हाड़ी को उठा लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने मास्टर और तीनों ताकतवर भाइयों को एक ही झटके में मार देता है। पर अपने मास्टर को मारते हुए उनके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। अब एयरलैंग ने उन ताकतवर भाइयों और अपने मास्टर को मार दिया था, जिसके बाद चैन और वेनलू भी उस जादुई घेरे से आजाद हो गए थे। वो वहाँ पर उस फिनिक्स के जादुई परों को देखते हैं। एयरलैंग चैन को वो जादुई चिराग देकर कहता है कि तुम इस पहाड़ के गेट को खोल दो, क्योंकि मैं जानता हूँ एक ना एक दिन ये फिनिक्स बाहर जरूर आएगा। अब वो अपनी ताकत से उस पहाड़ को खोल देता है, जिससे वो तीनों नीचे गिर गए थे। चैन इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। जल्दी उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। वो भागकर अपनी मॉम को गले लगाना चाहता था, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ उसकी मॉम की आत्मा रूह थी। चैन की मॉम जब इतने सालों बाद अपने बेटे और भाई को देखती है तो उदास हो जाती है और जाते हुए अपने भाई से कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चैन अपनी मॉम की आत्मा को जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था। एयरलैंग चैन से कहता है कि तुम्हारी मॉम की आत्मा को मुक्ति सुकून मिल चुका है, वो जा चुकी है। एयरलैंग के इतना कहते ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आखिर में हम उस क्रिमिनल मंकी को देखते हैं जो बैठकर लड़के को एयरलैंग की ये कहानी सुना रहा था, जैसे मैंने आपको सुनाई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म